इंटरनेट पर ना अक्सर ऐसे ढेरों वीडियो देखने को मिलते हैं जहां एक बिल्ली बस एक खास तरह की म्याऊं करती है और इंसान अपना सारा काम धाम छोड़कर उसे खाना देने दौड़ पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और देखने में ये बड़ा सामान्य सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई भूखा पालतू जानवर बस अपना खाना मांग रहा हो। वही ना, मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन जब हम इस नई गहन चर्चा या डीप डाइव के स्रोतों में उतरे तो चीजें एकदम बदल गई। आज हमारे पास जो स्रोत है उनमें सुसेक्स विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक शोध है, इराक का एक बहुत ही अहम रेडवेट पशु चिकित्सा अध्ययन है और प्राचीन मिस्र के दस्तावेज भी हैं। और इसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड बीवेक का वो शानदार विजुअल डॉजियर भी है। हाँ, इन सबको खंगालने के बाद जो तस्वीर उभरती है ना, वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि क्या वाकई इंसानों ने बिल्लियों को पाला है या फिर बिल्लियों ने बहुत चालाकी से इवोल्यूशन का इस्तेमाल करके इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और अगर हम ससेक्स यूनिवर्सिटी वाले शोध की बात करें तो पता चलता है कि वो जो आम सी म्याऊं हमें सुनाई देती है वो कोई सामान्य आवाज नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि वो 380 हर्ट्ज के एक डिजाइन की हुई फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक तरह का हथियार। सही कहा। विकासवाद या इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को हैक करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को डिजाइन किया है। बाप रे, मतलब ये जीव हमारे लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और जैविक पहेली है। तो वर्ल्ड विवेक की उसी विजुअल डॉजिया से शुरू करते हैं। उसकी पहली स्लाइड में ही उनके शारीरिक ढांचे का जिक्र था। हाँ, वो तरल या लिक्विड वाला हिस्सा। बिल्कुल। इंटरनेट पर ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जहां बिल्ली किसी छोटे से बंद जार में घुल जाती है या दरवाजे के नीचे की 1 इंच की दरार से ऐसे बह के निकल जाती है, जैसे कि वो कोई हड्डी मांस का जीव हो ही ना। हाँ, एकदम किसी तरल पदार्थ की तरह। उन्हें देखकर लगता है मानो ये फर वाले ऑक्टोपस हो। तो मैं सोच रही थी कि वैज्ञानिक तौर पर इसका क्या लॉजिक है। असल में ये तरल दिखने वाला लचीलापन बहुत हैरान करता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन यानी NCBI और कई वियतनामी शोधपत्रों ने इसके पीछे के मैकेनिज्म को बहुत बारीकी से समझाया है। अच्छा, तो क्या शरीर के अंदर कुछ अलग होता है? हाँ, बहुत अलग होता है। हाँ। अगर हम इंसान या कुत्तों के शरीर को देखें तो हमारी कॉलर बोन यानी हंसली की हड्डी हमारे कंधे और छाती की हड्डियों से बहुत मजबूती से जुड़ी होती है। जिससे कठोर ढांचा बनता है। बिल्कुल। लेकिन बिल्लियों के कंकाल तंत्र में एक जादुई इवोल्यूशन हुआ है। उनकी कॉलर बोन बाकी हड्डियों से सीधे तौर पर जुड़ी ही नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो एक तरह की तैरती हुई हड्डी है जो किसी सॉकेट में फिक्स नहीं है। सटीक तौर पर वो हड्डी केवल मांसपेशियों और लिगामेंट्स के सहारे अपनी जगह पर टिकी रहती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिल्ली का सिर किसी छोटे से छेद या दरार से निकल जाए तो उसका बाकी शरीर बिना किसी हड्डी के रुकावट के आसानी से सिकुड़ सकता है। उनकी छाती का ढांचा चपटा हो जाता है और वो आराम से बाहर निकल आती हैं। वाओ, ये तो कमाल का एवोल्यूशन है। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फेलिन मेडिसिन की प्रमुख नथाली डॉगरे बताती हैं कि ये लचीलापन केवल शिकार करने या भागने के लिए नहीं है। तो क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी है? बिल्कुल। जब बिल्लियां तनाव में होती हैं, एंग्जाइटी या डर महसूस करती हैं, तो वे जानबूझकर बेहद संकरी और बंद जगहों में छिपना पसंद करती हैं। वो चारों तरफ से पड़ने वाला दबाव उनके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। मतलब उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है। ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन उसी डॉजियर में एक और चीज है जो मुझे बहुत अजीब लगती है। उनकी आंखों की बात कर रही है ना? हाँ, रात के अंधेरे में इनकी आंखें इस तरह चमकती हैं जैसे हाईवे के साइन बोर्ड पर लगे हुए कोई LED लाइट या रेट्रो रिफ्लेक्टर हो। थोड़ी सी रोशनी पड़ते ही एकदम लेजर की तरह चमकने लगती हैं। इसके पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है उसे टेपेटम ल्यूसिडम कहते हैं। टेपेटम ल्यूसिडम, ये क्या होता है? अगर हम आंखों की कार्यप्रणाली को समझें तो इंसान की आंख में जब रोशनी अंदर जाती है तो वो रेटिना से टकराकर एब्जॉर्ब हो जाती है। जो आमतौर पर होता है। हाँ, और जो रोशनी रेटिना के फोटोरिसेप्टर्स पकड़ नहीं पाते वो व्यर्थ चली जाती है। लेकिन बिल्लियों की आंख में रेटिना के ठीक पीछे ये टेपेटम ल्यूसिडम नाम का एक विशेष ऊतक या टिश्यू होता है। अच्छा, तो ये टिश्यू करता क्या है? ये बिल्कुल एक शीशे की तरह काम करता है। जो रोशनी रेटिना से बचकर निकल जाती है, ये ऊतक उसे वापस रेटिना की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। ओहो, यानी उनकी आंख के अंदर रोशनी को पकड़ने का एक दूसरा मौका मिल जाता है। बिल्कुल सही। जो थोड़ी बहुत रोशनी रात के अंधेरे में होती है, बिल्ली की आंखें उसे दोगुना कर देती हैं। मतलब ये तो इनबिल्ट नाइट विजन गॉगल्स हो गए। हाँ, और सिर्फ यही नहीं,
अगर इंसानों से तुलना करें तो बिल्लियों की पुतलियां 50% तक अधिक फैल सकती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जा सके। हाँ, जिससे अंधेरे में देखना और आसान हो जाता है। ताकि उनके रेटिना में रॉड सेल्स जो कम रोशनी में आकार और मूवमेंट देखने में मदद करते हैं, वो इंसानों से कहीं ज्यादा होते हैं। तो ये सारी खूबियां मिलकर उन्हें रात के अंधेरे का सबसे बेहतरीन शिकारी बनाती हैं। बिल्कुल। उनका विजुअल सिस्टम दिन के उजाले से ज्यादा गोधुली या रात के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये बात बहुत मजेदार है कि विज्ञान का ये शानदार इवोल्यूशन, वही रात में चमकती आंखों वाला, हाँ, आगे चलकर मानव समाज के सबसे बड़े और सबसे हास्यास्पद अंधविश्वासों में से एक का कारण बन गया। मेरा मतलब है वो काली बिल्ली के रास्ता काटने वाले अपशकुन से। ये विज्ञान से मिथक तक के सफर का शायद सबसे क्लासिक उदाहरण है। सच में ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इंसान का दिमाग लॉजिक को भूलकर बेवजह के डर को पीढ़ियों तक ढोता रहता है। मैंने ऐतिहासिक दस्तावेजों में पढ़ा था कि इसका सीधा कनेक्शन स्ट्रीट लाइट्स से था। बिल्कुल। जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, तब रात के अंधेरे में बैलगाड़ियों या घोड़ों पर यात्रा करना ही एकमात्र विकल्प था। और घुप अंधेरा होता था। अब कल्पना कीजिए, घुप अंधेरा है और अचानक कोई बिल्ली, खासकर एक काली बिल्ली जिसका शरीर अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखता, वो रास्ता पार करती है। तो घोड़े या बैल को बिल्ली नहीं दिखती? नहीं, उन्हें सिर्फ हवा में तैरती हुई दो चमकती हुई खूंखार आंखें दिखाई देती हैं। बाप रे! जाहिर है उन चमकती आंखों को देखकर जानवर बुरी तरह घबरा जाते होंगे। उन्हें लगता होगा कि कोई बड़ा जंगली शिकारी जैसे तेंदुआ या भेड़िया उन पर हमला करने वाला है। यही असल वजह थी। जानवर डर के मारे बेकाबू हो जाते थे, गाड़ियां पलट जाती थी। इसलिए उस समय के लोगों ने एक बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक नियम बनाया कि रुक जाओ। हाँ, कि जब भी कोई बिल्ली रात के समय रास्ता काटे तो अपने जानवरों को शांत करने के लिए कुछ देर वहीं रुक जाना चाहिए। जब बिल्ली चली जाए और जानवर का डर खत्म हो जाए, तब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए, समय ने क्या खेल खेला। पीढ़ियां बीतती गईं और लोग ये भूल गए कि असल कारण घोड़ों और बैलों को शांत करना था। वो तार्किक कारण इतिहास में कहीं खो गया। बिल्कुल। और बस रुकने की वो क्रिया एक अंधविश्वास बन गई। आज हम पक्की सड़कों पर कारों में सफर करते हैं। कार के इंजन को बिल्ली की आंखों से डर नहीं लगता, लेकिन हम आज भी ब्रेक लगा देते हैं। ये मानव मनोविज्ञान की एक बड़ी कमजोरी है कि हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं और केवल कर्मकांड को पकड़ के बैठ जाते हैं। सही कहा। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो बिल्लियों का एक और पहलू है जो सीधे हमारे दिमाग से खेलता है। आप उस 380 हर्ट्ज वाली म्याऊ की बात कर रही हैं? हाँ, जो हमने चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था। जब मैंने ससेक्स विश्वविद्यालय की पशु व्यवहार वैज्ञानिक डॉक्टर कैरन मैककॉम की शोध को पढ़ा तो मैं एकदम हैरान रह गई। वो तो किसी बायोलॉजिकल हैकिंग की तरह है। डॉक्टर मैककॉम का वो अध्ययन वास्तव में माइंड कंट्रोल का एक पक्का प्रमाण है। उन्होंने बिल्लियों की आवाजों को रिकॉर्ड किया और उनका एक्यूस्टिक एनालिसिस किया। तो उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि जब बिल्लियों को सिर्फ ध्यान खींचना होता है तो उनकी आवाज अलग होती है, लेकिन जब वे भूखी होती हैं और उन्हें इंसान से खाना चाहिए होता है तो वे अपनी सामान्य आवाज के बीच में एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली सॉलिसिटेशन पर जोड़ देती हैं। और यही वो 380 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना? बिल्कुल। और यही बात सबसे डरावनी और शानदार है। स्रोतों के अनुसार ये फ्रीक्वेंसी एक इंसान के रोते हुए बच्चे की आवाज की फ्रीक्वेंसी से हूबहू मेल खाती है। और इंसानी दिमाग एवोल्यूशन के कारण बच्चों के रोने को इग्नोर नहीं कर सकता। वही तो, हमारे दिमाग के अंदर एक केयर गिविंग सॉफ्टवेयर फिट है। जब बच्चा रोता है तो हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और हमें कुछ करने के लिए मजबूर करता है। और बिल्लियों ने हजारों सालों के विकासवाद में ये सीख लिया कि अगर वे ठीक उसी फ्रीक्वेंसी में आवाज निकालेंगी तो इंसान के उस इनबिल्ट सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है। ये सच में जीनियस है। लेकिन ये हैकिंग सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं है ना? मैंने एक परजीवी के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, अगर हम इसके जैविक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर जाएं तो एक परजीवी है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये मुख्य रूप से बिल्लियों की आंत में पनपता है। मैंने उस वर्ल्ड वेक की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखा था कि दुनिया भर में 30 से 50% इंसान जाने अनजाने में इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से संक्रमित हैं। ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये परजीवी इंसानों का व्यवहार बदल देता है। रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों में दुर्घटनाओं का जोखिम 26% तक बढ़ जाता है और महिलाओं में ये अधिक स्नेहपूर्ण व्यवहार का कारण बनता है। मतलब ये तो
सच में दिमाग को हैक करने वाली बात है। लेकिन मैं सोच रही थी कि एक आंत का परजीवी इंसान के दिमाग और उसके व्यवहार तक कैसे पहुंचता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? यही इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब ये परजीवी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर यानी दिमाग की सुरक्षा परत को पार करके सीधे न्यूरॉन्स तक पहुंच जाता है। बाप रे, सीधी न्यूरॉन्स तक? हाँ, वहां जाकर ये डोपामाइन के उत्पादन को बढ़ा देता है और दिमाग के उस हिस्से अमिगडाला के सिग्नल्स को बदल देता है जो डर और खतरे को प्रोसेस करता है। तो ये डर को खत्म कर देता है? चूहों में तो ये परजीवी उनके अंदर से बिल्ली का प्राकृतिक डर पूरी तरह खत्म कर देता है, जिससे चूहे भागने के बजाय बिल्ली की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब चूहा खुद चल के बिल्ली के पास जाता है कि मुझे खा लो? बिल्कुल। और इंसानों में ये पूरी तरह से ऐसा तो नहीं करता, लेकिन ये खतरे का आकलन करने की हमारी क्षमता को कम कर देता है। इसीलिए पुरुषों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये सूक्ष्म स्तर पर चलने वाला एक अदृश्य जैविक नियंत्रण है। एक तरफ हमारे पास ये खौफनाक बायोलॉजिकल हैकिंग है और दूसरी तरफ हम घरों में अपनी बिल्लियों को देखकर प्यार से मुस्कुराते हैं। हाँ, और इस मुस्कान वाले संवाद के तरीके पर भी एक बहुत अच्छी रिसर्च है। पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय और ससेक्स विश्वविद्यालय का एक संयुक्त अध्ययन है। वो धीमी पलकें या स्लो ब्लिंक वाला शोध? हाँ, बिल्कुल। बिल्लियों की इस गुप्त भाषा को स्लो ब्लिंक कहा जाता है। यह अध्ययन बताता है कि बिल्लियों और इंसानों के बीच विश्वास कैसे बनता है। मैंने सुना है कि अगर आप किसी बिल्ली को लगातार घूरते हैं तो वे इसे अच्छा नहीं मानती। सही कहा। उनकी भाषा में घूरना एक सीधा खतरा या आक्रामकता का संकेत है। लेकिन अगर आप उनकी तरफ देखकर अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हैं और बहुत धीरे धीरे पलकें झपकाते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? तो बिल्लियों की दुनिया में ये इंसानों की डच इन स्माइल यानी एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान के बराबर है। जब इंसान ऐसा करते हैं तो बिल्लियां तुरंत सुरक्षित महसूस करती हैं और अक्सर पलटकर वे भी वैसे ही धीमी पलकें झपकाकर जवाब देती हैं। ये बहुत प्यारा है। लेकिन ये तो हुई उन बिल्लियों की बात जो सुरक्षित घरों में हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें समय पर खाना मिल जाएगा। क्या ये मुस्कान और ये व्यवहार उन बिल्लियों पर भी लागू होता है जिन्हें हर दिन सड़क पर सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ती है? यहीं पर हमारे स्रोतों में शामिल इराक का वो रेडवेट अध्ययन तस्वीर को पूरी तरह बदल देता है। मध्य यूफ्रेट क्षेत्र में 70 बिल्लियों पर यह अपनी तरह का पहला विस्तृत अध्ययन था। हाँ, जिसमें 30 स्थानीय और 40 विदेशी नस्लों को शामिल किया गया था ना? बिल्कुल। इस अध्ययन का डेटा इस बात का एक शानदार प्रमाण है कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट किसी जीव के व्यवहार और मनोविज्ञान को कितनी तेजी से आकार देता है। तो दोनों ग्रुप्स में क्या अंतर मिला? जो विदेशी नस्लें हैं, जैसे पर्शियन या हिमालयन बिल्लियां जो इराक के घरों में सुरक्षित रहती हैं, उनका व्यवहार बहुत ही शांत होता है। वे दिन में औसतन 14.8 घंटे सोती हैं। और उनका खाना भी तय होता है। वे नखरे भी दिखाती होंगी खाने में। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसी इलाके की स्थानीय इराकी बिल्लियों को देखते हैं जो सड़कों पर एक बेहद कठिन जीवन बिता रही हैं, तो सारे आंकड़े उलट जाते हैं। सड़क की बिल्लियों का व्यवहार कैसा था? डेटा बताता है कि ये स्थानीय बिल्लियां अजनबियों को देखकर 100% रक्षात्मक या डिफेंसिव होती हैं। या तो वे तुरंत भाग जाती हैं या फिर हिंसक होकर काटती हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्हें हर दिन सड़क पर इंसानों से क्रूरता और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। हाँ, सर्वाइवल के लिए आक्रामक होना उनकी मजबूरी है। और ये तनाव उनके सोने के पैटर्न में भी साफ दिखता है। वो कम सोती होंगी। हाँ, वे 10 घंटे से भी कम सोती हैं। वे कभी गहरी नींद में नहीं जा सकती। उन्हें लगातार हाइपर विजिलेंट या सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं कोई कुत्ता, इंसान या गाड़ी उन पर हमला न कर दे। और खाने में तो कोई नखरे नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। वे बचे हुए घरेलू कचरे से लेकर छोटे पक्षियों का शिकार करने तक हर वो चीज खा लेती हैं जो उन्हें जिंदा रख सके। ये तुलना ये साबित करती है कि बिल्लियां कितनी ज्यादा अडेप्टेबल है। एक सुरक्षित घर में वे पलक झपकाने वाली रानी बन सकती हैं और सड़क पर दुनिया के सबसे खूंखार सर्वाइवर्स में बदल जाती हैं। उनका यही जो रहस्यमयी और दोहरा चरित्र है, इसी ने दुनिया भर के साहित्यकारों को हमेशा अपनी ओर खींचा है। मुझे यहाँ प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स बुकॉफ्स्की और मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड का वो मशहूर विचार याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि कुत्ता गद्य है जबकि बिल्लियां कविताएं हैं। ये तुलना साहित्य और मनोविज्ञान दोनों के नजरिए से बहुत गहरी है। कुत्तों का व्यवहार बहुत सीधा और पूर्वानुमानित होता है, मतलब प्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, जैसे कोई कहानी या गद्य जिसे आप एक बार में समझ सकते हैं। लेकिन बिल्लियां हमेशा स्वतंत्र और रहस्य से भरी होती हैं।
हाँ, बिल्कुल एक जटिल कविता की तरह। फ्रॉइड का तो मानना था कि बिल्लियां हमारे अवचेतन और अंतर जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इतिहास में पीछे जाएं तो प्राचीन मिस्र ने तो इस कविता को बाकायदा भगवान का ही दर्जा दे दिया था। उस दौर में बिल्लियों का जो रुतबा था वो मानव इतिहास में किसी और जानवर को शायद ही कभी मिला हो। ऐसा क्यों था? मतलब वो इतने दीवाने क्यों थे बिल्लियों के? क्योंकि प्राचीन मिस्र का समाज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। उनके अनाज के भंडारी उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थे। उन भंडारों को चूहों और सांपों से बचाने का काम बिल्लियां करती थीं। ओहो, मतलब बिल्लियों ने सीधे तौर पर उनके समाज को भुखमरी से बचाया। बिल्कुल। इसी कृतज्ञता ने बास्टेट नाम की देवी को जन्म दिया, जिसका सिर एक बिल्ली का था और जो घर और सुरक्षा की देवी मानी जाती थी। मिस्र के इतिहास में बुबास्टस नाम के शहर का भी जिक्र है, जो देवी बास्टेट का मुख्य केंद्र था। वहां किसी बिल्ली को मारना बहुत बड़ा अपराध था, जिसकी सजा मौत तक हो सकती थी। और शोक मनाने का तरीका भी बहुत अलग था। जब किसी परिवार की पालतू बिल्ली मर जाती थी तो घर के सभी लोग अपनी भौहें मुंडवा लेते थे। बाप रे, भौहें मुंडवा लेते थे? हाँ, वहां हजारों बिल्लियों को पूरे शाही अनुष्ठान के साथ मम्मी बनाकर दफनाया गया था। उनके लिए बिल्लियां केवल जानवर नहीं थी, वे अदृश्य दुनिया और इस दुनिया के बीच की एक कड़ी थी। ये तो हुआ इतिहास, लेकिन अगर हम उनके वैज्ञानिक इतिहास को देखें तो 2007 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक अध्ययन है, जिसने बहुत सी चीजें साफ कर दी। हाँ, जिसमें वैज्ञानिकों ने 38 गुणसूत्रों और लगभग 20,000 जीन्स का अध्ययन किया था। और उस विशाल अध्ययन का निष्कर्ष ये था कि आज दुनिया भर में जितनी भी पालतू बिल्लियां मौजूद हैं, चाहे वो इराक की सड़क की बिल्ली हो या किसी के घर की पर्शियन बिल्ली, वे सभी मध्य पूर्व की केवल 5 मादा अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की वंशज हैं। हाँ, और ये जेनेटिक बॉटलनेक लगभग 8000 ईसा पूर्व का है। ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। 8000 ईसा पूर्व वो समय है जब फर्टाइल क्रीसेंट में इंसानों ने पहली बार व्यवस्थित रूप से खेती शुरू की थी। तो जैसे ही खेती शुरू हुई, अनाज के भंडार बने, अनाज आया तो चूहे आए। और चूहों का शिकार करने के लिए वे जंगली बिल्लियां इंसानी बस्तियों के करीब आईं। कुत्तों को तो इंसानों ने भेड़ियों से इवॉल्व करके खुद पाला, लेकिन बिल्लियों ने जेनेटिक स्तर पर खुद को बहुत ज्यादा नहीं बदला। मतलब वे आज भी अपने उन जंगली पूर्वजों के बहुत करीब हैं। बिल्कुल, उन्होंने बस हमारे साथ रहना सीख लिया। और उनकी इसी रहस्यमयी प्रकृति को देखकर आज के दौर में भी कई अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। हमारे स्रोतों में एनिमल्स इन द आफ्टर लाइफ की लेखिका और पशु विशेषज्ञ लॉरी स्पेगना का एक लेख भी है। उन्होंने क्या दावा किया है? उनका दावा है कि बिल्लियां ऊर्जा की सार्वभौमिक भाषा समझती हैं और वे उन गैर भौतिक या इंटरडायमेंशनल आयामों को देख सकती हैं जो इंसानी आंखों की पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं। देखिए, एक विश्लेषक के तौर पर ऐसे दावों पर हमारा रुख पूरी तरह तटस्थ रहना चाहिए। हम विज्ञान और मनोविज्ञान के साक्ष्यों पर बात कर रहे हैं। लॉरी स्पेगना का यह दावा वैज्ञानिक कसौटी पर परखा नहीं जा सकता। ये तो है, लेकिन फिर भी ये दिलचस्प है। हाँ, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी के रूप में यह दावा बेहद महत्वपूर्ण है। वो कैसे? क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान का दिमाग आज भी काम कैसे करता है। 8000 ईसा पूर्व के मिस्रवासी हों या आज के आधुनिक युग के लोग, जब भी इंसान बिल्लियों के रहस्यमयी व्यवहार को देखता है, जैसे उनका अचानक हवा में किसी खाली जगह को घूरना, ज्ञान के बारे में ज्यादा बताता है कि हम उन चीजों को एक जादुई आवरण में लपेट देते हैं जिन्हें हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के पन्नों को एक साथ रखकर देखें तो जो तस्वीर बनती है वो अद्भुत है। बिल्कुल। कॉलरबोन न होने के कारण किसी तरल पदार्थ की तरह सिकुड़ जाने वाला शरीर, टेपिटम ल्यूसिडम से लैस आंखें जो रात की हल्की सी रोशनी को शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करती हैं, डॉक्टर मैककॉम के शोध वाली वो 380 हर्ट्ज की म्याऊं जो सीधे हमारे न्यूरोलॉजिकल केयर गिविंग सिस्टम को हैक कर लेती है, और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जैसा परजीवी जो हमारे डर और डोपामाइन को बदल सकता है। इराक की सड़कों पर सर्वाइवल के लिए खूंखार हो जाने से लेकर प्राचीन मिस्र में देवताओं के रूप में पूजे जाने तक, बिल्लियां वाकई इस ग्रह के सबसे अनोखे और जटिल जीवों में से एक है। और इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर उस मूल प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है जिसे हमने शुरुआत में उठाया था, क्या इंसानों ने बिल्लियों को पाला है? विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान तीनों चीख चीख कर कहते हैं कि नहीं, इंसानों ने कभी बिल्लियों को उस तरह से पालतू नहीं बनाया जैसे हमने कुत्तों या घोड़ों को बनाया है। तो सच्चाई ये है कि जब हमने खेती शुरू की तो उन्होंने देखा कि इंसानों के पास रहना उनके फायदे में है।
उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, पलकें झपकाकर हमारा विश्वास जीता, हमारी फ्रीक्वेंसी को हैक किया और अपनी शर्तों पर हमारे घरों पर कब्जा कर लिया। असल में उन्होंने हमें पाला है ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प विचार आ रहा है जिसे सोचकर ही सिहरन होती है। वो क्या? देखिए, इवोल्यूशन कोई रुकी हुई प्रक्रिया तो है नहीं। आज हमने देखा कि बिल्लियों ने इंसानी बच्चे के रोने की आवाज की नकल करके हमारी बायोलॉजी को हैक करना सीख लिया है। सही बात है। तो जरा सोचने वाली बात है कि अगर विकासवाद इसी रफ्तार से चलता रहा तो आज से 10,000 साल बाद की बिल्लियां कैसी होंगी? क्या वे हमारी न्यूरोलॉजी के साथ इतनी गहराई